हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के सेकंड लेक्चर को लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा और वो एग्जाम में निश्चित है कि आना ही आना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि एग्जाम थ्योरी होने वाला है इस बार। तो कंपोनेंट्स आता ही आता है हर साल, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो आज का हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में, आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं और हम लोग पिछले क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट के माइक्रो और मैक्रो जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको देख रहे थे, आज हमको ये जानना जरूरी है कि भारत जिस देश में हम रहते हैं उस देश का बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है या फिर किस तरह का रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम अपने टॉपिक्स को पहले देखते हैं कि हमने क्या मेंशन किया है। तो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट और चेंजिंग इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमारा हेडिंग है आज का। इसको हम बहुत ध्यान समझते हैं। देखिए, अगर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को हमको डिवाइड करना हो दो पार्ट में, तो हम किस किस रूप में कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं, जो यहां पर मेंशन्ड भी है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। जब भारत आजाद नहीं हुआ उस समय क्या स्थिति थी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस की क्या स्थिति थी। और सेकंड, बिजनेस एनवायरनमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत की आजादी के पहले और आजादी के बाद बिजनेस किस तरह के एनवायरनमेंट में किया जा रहा था, उस समय कितनी फेवरेबल कंडीशन थी इन बिजनेस के लिए या कितनी अनफेवरेबल कंडीशन थी, उन्हीं के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, तो कैसी कंडीशन थी। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड था जब भारत में ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से बोलबाला था। उस समय अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो हमको यह समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी उस समय स्टैग्नेंट थी। कैसी इकोनॉमी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वेयर देयर इज लिटिल ग्रोथ, जहां पर लिटिल ग्रोथ था, या फिर हम कह सकते हैं नो ग्रोथ। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो कंडीशन है जहां पर ग्रोथ ना के बराबर हो रहा हो या फिर बहुत कम हो रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो उस समय की इकोनॉमी हमारी स्टैग्नेंट थी। बैकवर्डनेस था एग्रीकल्चर में, बैकवर्डनेस था इंडस्ट्री में, बैकवर्डनेस था सर्विस सेक्टर में, हर सेक्टर हमारा बैकवर्ड ही था। तो उस समय जो फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए थी वो कंडीशंस नहीं थी, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कहते हैं, तो हम ये बात समझते हैं कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, रैम्पेंट पॉवर्टी थी। बात समझ में आ रही है? इन सारे पॉइंट्स को हम वहां पर कवर करते हैं। अब इस इकोनॉमी के कंडीशन से बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, तो अब आप ही सोचिए। अगर इकोनॉमी आपकी बैकवर्ड होगी तो आपका बिजनेस करने का क्या वो फेवरेबल टाइम होगा? नहीं होगा। यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उस समय हमारे लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं वो अनुकूल नहीं थी। बात समझ में आ रही है? फिर हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, बिजनेस एनवायरनमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हम लोग जब 1947 के बाद से बात करें, 1947 के बाद की मतलब क्या हो गई कि हम लोग जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक 1950 से लेकर 1990 तक की एक अलग, एक अकेला, एक जैसा ट्रेंड दिखता है, और 1990 के बाद से लेके अब तक एक अलग ट्रेंड दिखता है। यानी अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इसको हमको दो भाग में बांटना पड़ेगा। किस किस पार्ट में? एक 1950 से 1950 से लेकर 1990 तक, और एक दूसरा 1991 से लेकर के अब तक। ऐसा क्या हो गया 1991 में? तो आप सबको पता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म। यानी कि इन्वायरमेंट बिजनेस का उसके बाद एक अलग तरीके से चलना शुरू हो गया। 1990 तक क्या कंडीशन थी? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें सेकंड पॉइंट में, तो 1990 तक बड़ी ही इकोनॉमी हमारी इनवर्ड लुकिंग थी। इनवर्ड लुकिंग होने का मतलब कि हम अपने देश के ही अंदर देखते थे, देश के बाहर नहीं देखते थे। यानी ट्रेड रोड पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते थे। हमारा काम क्या था कि देश में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो और डोमेस्टिक कंजम्पशन हो। 1990 तक हम पूरी तरीके से कंपटीशन से बचने की कोशिश करते थे।
ऐसा क्या सबूत है जिससे हम इस बात को समझ पाए? अगर हम शुरू से बात करें तो हमारा पहला 5 ईयर प्लान, अगर हम लोग 5 ईयर प्लान की बात करें, क्यों? क्योंकि 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन के बनने के बाद 1951 से 1951 से हमारा प्लानिंग कमीशन काम करना शुरू किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हमारा ध्यान किस पे था? एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दिए। लेकिन जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया तो हमने कोशिश की कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सारी चीज करें। लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद हमने एक और चीज उस समय की। क्या? हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, हमने फेरा इंट्रोड्यूस किया, हमने MRTP एक्ट किया। क्यों किया ये सारी चीज? ये सारी चीज हमने रेगुलेशन करने की, एक तरीके से बिजनेस को हम कहें कि प्रॉपर एनवायरनमेंट ना देने की साजिश थी, ऐसा नहीं था। उस समय की हमारी एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें हम ये चाहते थे कि हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सोशल वेलफेयर के साथ करें। क्योंकि अब इसका अगला टॉपिक जब आएगा, जब हम लोग कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, तो इसको हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मोटे रूप में समझने की ऐसे ही कोशिश करें तो हमको यह समझ में आता है कि 1950 से लेकर के 1990 तक जितने भी एक्ट्स आए, जितने भी पॉलिसीज आई, वो सारी पॉलिसीज एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, रेस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी थी। लेकिन 1990 के उस समय के बाद जब 1991 का पीरियड आया तो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। यानी कि अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ कि अब हम लोगों ने सोशल वेलफेयर को उतना महत्व नहीं दिया जितना हम पहले देते थे। अब हम लोगों ने कहा कि भैया ये लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं चलेगी, ये सरकार के हाथ में सारे पावर्स नहीं चलेंगे। सरकार के हाथ में सारे पावर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि उस समय 1990 के पहले हमारे पास 29 इंडस्ट्रीज होती थी, 29। और इस 29 में से जो हमारे पास डाटा है वो क्या कहता है कि 17 इंडस्ट्रीज कहां थी? सीधे पब्लिक सेक्टर की थी। और जो बची 12 इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों का एक तरीके से साझा कार्यक्रम चलता था। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों ने क्लास 12 से पढ़ा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट, जिसमें 3 फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन है। याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई समस्या नहीं। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सरकार का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हस्तक्षेप इंडस्ट्रीज में होगा। लाइसेंसिंग पॉलिसी ने क्या कहा? कहा कि जिसको लाइसेंस सरकार देगी वही केवल इंडस्ट्री सेटअप कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थे। अब 1990 के बाद क्या हुआ? 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। क्यों आया? अब कई लोग कई कहानियां सुनाते हैं, लेकिन बुक्स में जो कहानी लिखी है वो क्या है कि भारत गया यूएन के पास और कहा कि भैया हमको इतने बिलियन का लोन चाहिए। यूएन ने कहा कि यार दे तो देंगे, लेकिन भरोसा नहीं है कि तुम वापस कर पाओगे। तुम्हारे देश की जो अर्थव्यवस्था भी चल रही है उस पर हमको भरोसा नहीं है कि तुम वापस कर पाओगे। तो भारत ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? तो यूएन ने कहा कि अगर तुम अपनी इकोनॉमी को खोल दो, जो तुम इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी लेके चल रहे हो, एक बंद अर्थव्यवस्था लेके चल रहे हो, क्लोज्ड इकोनॉमी लेकर के चल रहे हो, अगर इसको तुम ओपन इकोनॉमी कर दो, अगर तुम अपने यहां के उस रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को हटाकर उसको लिबरलाइज कर दो, अपने यहां जो सरकारी हाथ में ज्यादा चीजें लिए हुए हो उसको प्राइवेटाइज कर दो, जो अपने यहां ट्रेड रोके हुए हो उसको ग्लोबलाइज कर दो, तो हम तुमको जो इतने बिलियन का लोन चाहिए वो देने को तैयार है। तो ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से भारत ने 1991 में एक बहुत तगड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। उसका इंपैक्ट हमको आज भी देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि उसके बाद से जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा पनपा, गवर्नमेंट का पावर थोड़ा सा कम हुआ। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अब हमको ये सारी बात वहां पर लिखनी है। अब ये बात मुझे लगता है इतनी बात सुनने के बाद आप लिख सकते हैं। तो जब हम इन्वायरमेंट में पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो हम उसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 1950 से 1990, 1991 से टिल टुडे। बात समझ में आ रही है? तो 2 पार्ट में बांटेंगे। 1950 से 90 में हम क्या कहेंगे? आपने हल्का फुल्का तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मतलब आप समझते हैं, जहां पर पूंजीवाद की बात हो, एक जगह समाजवाद की बात हो। तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 से 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था मोर सोशलिस्टिक थी, लेस कैपिटलिस्टिक थी। बात समझ में आ रही है? और 1990 के बाद यानी 91 से लेकर अब तक भारत की अर्थव्यवस्था मोर कैपिटलिस्टिक है देन सोशलिस्टिक।
बात समझ में आ रही है? तो ये बात हम अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट का जो चेंजिंग सिनेरियो है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट है कि प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया, प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया बहुत अच्छे तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का मतलब यहां से क्या हो गया, अगर हम अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यहां डैश होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छे तरीके से राइज किया है। 1950-51 के डाटा को अगर हम देखें तो लगभग 8% के आसपास उस समय का जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों रेट था, वो लगभग 8% के आसपास था, 0.2 नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ना। और अब वो लगभग मोर देन 30% हो गया है, यानी कि हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज की है और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज किया है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से, काफी तेजी से। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय कितनी परेशानी में थी और क्यों परेशानी में थी? बेचारा एक सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक ही सेक्टर पे 72% लोग, उस समय 72.7% का डाटा है कि 72.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज थे। अब हमने कोशिश बहुत की ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू और बाकी एग्रीरियन रिफॉर्म वगैरह हम लोगों ने किया, हमने कोशिश की कि इस पॉपुलेशन को हम वहां से निकालें और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भेजें। उतने हद तक हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आज लगभग, मतलब अब कोविड के पहले का डाटा मुझे याद है कि लगभग 44% जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग इंडल्ज थे, ठीक है ना। 72.7% से 44% पे है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज भी लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर में हमारे इंडल्ज हैं। अगला इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर और बेहतर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के समय हमारे यहां जो, मैंने आपसे क्या कहा कि एग्रीकल्चर में 72.7% पॉपुलेशन इंडल्ज थी, यानी काम कर रही थी। अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए है तो उस 100 रुपए में से 50 रुपए जीडीपी एग्रीकल्चर से आता था। कब? 1950 के दशक में। आज के समय में ये 72.7% पॉपुलेशन कम होकर के लगभग 44% पर आ गई। ये मैं प्री कोविड पीरियड के डाटा की बात कर रहा हूं। और जो हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 50 रुपए था 100 रुपए में उस समय, वो घटकर लगभग 15-16 रुपए पर आ गया। अब इससे देखकर क्या लगेगा? इससे देखकर ये लगेगा कि नहीं एग्रीकल्चर की स्थिति खराब हो गई। नहीं, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जितना जीडीपी में कम होगा उतना वो देश ज्यादा ग्रो करेगा। अब ऐसा क्यों? आपने ये पढ़ा है क्यों? अरे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम लंबा, प्रोसेस लंबा चलता है, ठीक है ना, और उसमें अनसर्टेनिटी है। इसीलिए अगर आप यूएस का डाटा देखेंगे, आप यूके का डाटा देखेंगे तो वहां लगभग 2% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है, और हम अभी भी 15 से 16% पर हैं। अब ये तो एक पॉइंट हो गया, एक नजरिया हो गया देखने का। दूसरा नजरिया, ये 50 से घटा तो कुछ बढ़ा होगा। तो क्या बढ़ा? तो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़कर अभी लगभग 32-33% पर जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लास्ट सर्विस सेक्टर, ये तो इतनी तेजी से भागा कि इसकी बात ही अलग है। ये लगभग 50% से ज्यादा ही इसका कंट्रीब्यूशन है। आप इस डेटा को चेक कर लीजिएगा, लेकिन लगभग 50% से ऊपर ही कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है जीडीपी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंडिया की कंडीशन है उसमें क्या सिनेरियो चल रहा है। फिर इसी में अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो हमने क्या किया? अपने ट्रेड को भी ओपन किया, हमने व्यापार खोला। हम जो पहले इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी लेकर चल रहे थे, हमने उसे आउटवर्ड किया। बात समझ में आ रही है? खास करके 1991 के बाद से, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल, हमने कहा भैया फॉरेन कैपिटल आएगा जाएगा, मतलब जाएगा तो डोमेस्टिक कैपिटल, लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि फेरा वरा नहीं काम करेगा, अब हम फेमा लेकर के आएंगे, अब हम मैनेज करेंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोग लेकर के आए कब? जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हुआ 1950s के बाद से। फिर सजेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया। अब क्या सजेस्ट कर सकते हैं आप अपनी तरफ से क्या बता सकते हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के उस 44% के भार को हमको कम करना है तो हमको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी लोग यहां से निकलकर उसमें जाकर अपनी नौकरी ढूंढेंगे। दूसरा, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स। अब हम लोग करते क्या है? बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट था पहले के समय में। क्यों?
अब लाइसेंसिंग पॉलिसी चलेगी तो कौन जाएगा पहले ब्यूरोक्रेट से लाइसेंस लेने, पहले लाइसेंस लो, फिर उसका जो भी कागज होगा ये सब काम इधर उधर करो, फिर उनकी बात मानो, फिर वो जिस लोकेशन में कहेंगे उस लोकेशन में जाकर के इंडस्ट्री खोलो। तो जितना तामझाम कम रहेगा उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंड करेगा, उतना इन्वायरमेंट अनुकूल होगा बिजनेस करने के। बात समझ में आ रही है? सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, चेकिंग द ग्रोथ, और क्या करें हम ग्रोथ को भी चेक करते रहें, ठीक है। फिर एम्पावरिंग द पॉपुलेशन थ्रू यूनिवर्सल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। अब हम देखिए ये थ्योरी काफी बेहतर तरीके से आई 1990s के बाद से, 1990s के बाद से, जब अमर्त्य सेन का आपने नाम सुना होगा, और नहीं भी सुना तो बस हल्का सा जान लीजिए। अमर्त्य सेन का मॉडल आया जिसमें उन लोगों ने ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, ठीक है, इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भैया पूंजी सिर्फ यही नहीं है कि 2 रुपए को कैसे 20 रुपए बना दें, 20 रुपए को कैसे 200 रुपए बना दें, किस तरीके से हम अपने देश में जो ह्यूमन है उसको हम बेहतर स्किल दे दें, बेहतर एक्सपर्टाइज दे दें। तो वो सब कैसे होगा? जब आपके यहाँ एजुकेशन, जब आपके यहाँ हेल्थ केयर, ये सारी चीजें क्या होंगी? बेहतर होंगी। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अगर हम सीधी सी बात है, अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसी सेक्टर में है तो हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो, उस सेक्टर के लोगों का भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2, ये दोनों मिलाकर के चैप्टर 1 जो आपके बुक का है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ कमी लगे तो भी बताइए, और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में जरूर बताऊंगा। थैंक यू।